खबरों में आगे बढ़ेंगे। शराब नीति मामले में पूछताछ जारी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कर रही है पूछताछ। मनीष सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ कर रही है। पूछताछ से पहले मनीष सिसोदिया पहुंचे राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को नमन किया। सिसोदिया से आज की पूछताछ क्यों अहम है वो भी आपको बता देते हैं। अहम किरदार दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बना। कॉर्टलाइजेशन के आरोप वाले ज्यादातर लोग गिरफ्तार। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी की कविता से भी पूछताछ हो चुकी है। कविता के पूर्व सीए बुच्ची बाबू गिरफ्तार हुए हैं। सत्येंद्र जैन से भी तिहाड़ जेल में एक्साइज नीति को लेकर पूछताछ की गई। तो सिसोदिया ने 7 बार मोबाइल सेट और सिम कार्ड बदले थे। जनवरी में सिसोदिया के दफ्तर से कंप्यूटर जब्त हुआ। सिसोदिया पर आरोप मुख्य सचिव की रिपोर्ट में लगाए गए आरोप। शराब कंपनियों को लाइसेंस फीस में 144.36 करोड़ रुपए की छूट दी गई। एक लाइसेंस से आवेदक कंपनी को 30 करोड़ रुपए की रकम लौटाई। विदेशी शराब पर 50 रुपए की इसकी छूट की गई। तो 2021-22 में शराब के लाइसेंस को बेचा गया, फायदा पहुंचाया गया। शराब का लाइसेंस लेने वालों पर टेंडर होने के बाद आर्थिक फायदे पहुंचाए गए। तो सीबीआई ने कैसे कसा शिकंजा वो भी आपको बताते हैं। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई एफआईआर में सिसोदिया आरोपी नंबर 1 थे। तो 19 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई का छापा पड़ा। इसके बाद 30 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया ने बैंक लॉकर खंगाले गए। इसके साथ 17 अक्टूबर 2022 मनीष सिसोदिया से 9 घंटे तक सीबीआई ने पूछताछ की। 25 नवंबर 2022 को सीबीआई चार्जशीट दाखिल की। सिसोदिया का नाम नहीं। 15 जनवरी 2023 में मनीष सिसोदिया के दफ्तर से सीबीआई ने कंप्यूटर जब्त किया। 18 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को सीबीआई का समन। 19 फरवरी 2023 को सिसोदिया की मांग पर सीबीआई ने दिया वक्त। तो ये सिलसिलेवार तरीके से क्या कार्रवाई हुई वो आपको बता रहे हैं। क्यों उठे शराब नीति पर सवाल वो भी आपको बता देते हैं। थोक लाइसेंस धारकों का कमीशन बढ़ाकर 12% फिक्स किया। बड़ी कंपनियों की मोनोपोली बढ़ाने के आरोप लगे। शराब सरकारी दुकान नहीं केवल निजी दुकानें बेचेंगी। शराब दुकानदार भारी रियायत पर शराब बेच रहे थे। पहले से ज्यादा बड़ी दुकानें खुली, ये इससे चर्चा बढ़ी। तो नई शराब नीति की खास बातें क्या है वो भी आपको बता देते हैं। अब शराब बस निजी क्षेत्र बेचेगा। न्यूनतम 500 वर्ग फुट क्षेत्र में खुलेगी दुकानें। दुकान का कोई भी काउंटर सड़क पर नहीं होगा। दिल्ली में शराब की दुकानों का सामान वितरण। कुल दुकानें 850 थी, उतनी ही रहेंगी। नई नीति से राजस्व में 1500 से 2000 करोड़ बढ़ने की उम्मीद थी। तो मामले में कब क्या हुआ ये भी आपको बता देते हैं। तो लगातार देखिए अब पूछताछ चल रही है। कमल किशोर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल, अभी क्या जानकारी? फिलहाल सीबीआई की पूछताछ जारी है। कितने घंटे अभी ये पूछताछ चलने वाली है? देखिए, सुबह से तकरीबन 3 से 4 से 5 घंटे होने पर आए हैं, लेकिन अभी मनीष सिसोदिया से जो पूछताछ है वो जारी है। और लगातार सीबीआई कोशिश कर जो है अपने सबूतों के जिस तरह के सबूतों के आधार पर सीबीआई कह रही थी कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, करेंगे। लगातार जो सीबीआई है उन्होंने जिस समय पीछे जब सीबीआई पे दफ्तर पहुंचे थे मनीष सिसोदिया, उसके बाद उन्होंने जितने भी सबूत उन्होंने जुटाए हैं, चाहे वो फॉरेन डिजिटल हो या सबूतों के आधार पे, चाहे वो लोगों की गवाही हो, उस पर सीबीआई लगातार मनीष सिसोदिया को घेरती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल कमल, इसके साथ ही साथ अभी माना जा रहा है अभी कुछ घंटे और ये चलेगी। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा था सुबह से कि आज जिस तरह से सीबीआई की कार्रवाई है उसके बाद गिरफ्तारी भी हो सकती है। जी बिल्कुल, सीबीआई का यही कहना है कि पूरी जो सबूत है वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह की आबकारी नीति में बड़ा घोटाला देखने को मिला है, सीबीआई लगातार यही कोशिश कर रही है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाए। ठीक है कमल, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो लगातार अभी पूछताछ जारी है। सुबह से ही जो तस्वीरें सामने आई है, पहले किस तरह से सिसोदिया
राजघाट जाते हैं, जहां महात्मा गांधी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, नमन किया और उसके बाद सीबीआई मुख्यालय पहुंचे, जहां मुख्यालय के आसपास धारा 144 लगाई गई है ताकि किसी भी तरह का कोई भी भीड़भाड़ वहां पर इकट्ठा ना हो सके। और लगातार सुबह से ही कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया के साथ मौजूद थे और मनीष सिसोदिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। अब खबर गाजियाबाद से, जहां बीजेपी नेता के होटल के जमकर की गई मारपीट। होटल द ग्रैंड IRS गोविंदपुरम में शादी की पार्टी थी। होटल के स्टाफ में बाउंसरों ने पार्टी कार्यकर्ताओं को पीटा, तो मारपीट में 5 व्यक्ति गंभीर घायल हुए हैं। 2 व्यक्तियों की आई गंभीर चोट, ICU में भर्ती कराया गया है। तो होटल द ग्रैंड IRS गोविंदपुर में शादी की पार्टी थी और इसी दौरान ये मारपीट देखने को मिली। होटल के स्टाफ में बाउंसरों ने पार्टी कार्यकर्ताओं को पीटा। मारपीट में 5 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 व्यक्तियों को गंभीर चोट आई है, ICU में भर्ती है। गाजियाबाद का ये पूरा मामला है, जहां बीजेपी नेता के होटल के जमकर पिटाई की गई। तो द ग्रैंड IRS गोविंदपुर में ये होटल है, जहां पर ये मारपीट का मामला सामने आया। तो 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 2 व्यक्तियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें ICU में भर्ती कराया गया है। तो 2 व्यक्तियों को गंभीर चोट आई है। बीजेपी नेता के होटल में जमकर मारपीट की गई। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिवों की अहम बैठक खत्म। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। लोकसभा और 9 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर चर्चा हुई। G20 और सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार पर भी मंथन किया गया। करीब 4 घंटे तक चली बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक। G20 और सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी गई। करीब 4 घंटे तक ये बैठक चली। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिवों की ये बैठक, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। लोकसभा और 9 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर किस तरह से क्या रणनीति बनाई जाए, इस पर चर्चा की गई। इसके अलावा सरकारी योजनाओं को किस तरह जन जन तक पहुंचाया जाए, लोगों को इन योजनाओं के बारे में बताया जाए, इसकी जानकारी किस तरह से साझा की जाए, इस पर चर्चा की गई। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्या जानकारी मिल पा रही है? बैठक खत्म हो चुकी है, किन किन विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई इस बैठक में? में तो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों की जो बैठक है वो चल रही थी और इस बैठक की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा कर रहे थे और इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा G20 को लेकर चर्चा की गई और निश्चित रूप से चूंकि 2024 के लोकसभा के चुनाव भी नजदीक है तो इसको लेकर भी इस बैठक में मंथन किया गया है। करीब 4 घंटे से अधिक ये बैठक चली है और इस बैठक में तमाम जो राष्ट्रीय महासचिव हैं उन्होंने अपनी अपनी राय भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को बताई है कि किस तरीके से और भारतीय जनता पार्टी को
मजबूती दिलाई जा सकती है। और ये इसी कड़ी में किस तरीके से काम करना है, क्योंकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पूर्वोत्तर राज्यों की विधानसभा के चुनाव को लेकर एक तरीके से ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। अब आपको चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना के आवास पर यूपी के विधायकों को लंच के लिए बुलाया गया। लंच के लिए सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। लंच के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अध्यक्ष जी को बधाई देता हूं कि अध्यक्ष जी ने जहां सत्ता पक्ष के लोगों को बुलाया वही विपक्ष के लोगों को भी बुलाया। कल सर सदन में तलखियां देखिए वो, और देखिए अध्यक्ष जी जानते हैं, ये वो बात मैं नहीं बताऊंगा कि कैसे कैसे खाना खाया गया। मिठास रही खाने। हाँ, देखिए अध्यक्ष जी के खाने में मिठास है और उनके खाने में आज से मिठास नहीं है, जब से मेरा परिचय तब से मिठास है। न केवल उनके खाने में बल्कि उनके अंदर भी मिठास है। मुख्यमंत्री जी को मीठा लगा कि नहीं खाना सर? हाँ, देखो वो उन्हीं से पूछिए जा करके, उन्हीं से पूछिए जाकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित इंदिरा प्रतिष्ठान में वर्ष 2021-22 की परीक्षा के नवनियुक्त उप निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन कर संवाद किया है। इस अवसर पर लखनऊ के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। पीएम मोदी वर्चुअली जुड़े और अभ्यर्थियों से संवाद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने दुनिया के सबसे बड़े सिविल पुलिस बल का हिस्सा बनने के लिए सभी को बधाई दी है। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि साल 2017 में ट्रेनिंग की क्षमता मात्र 6000 थी, अब हमने 3 गुना कर दिया है। पुलिस लाइन में टूटी हुई छत थी, उसको दुरुस्त करवाया है और अच्छे बैरक बनवाए हैं। मुझे इस बात के लिए प्रसन्नता है कि विगत 6 वर्ष के दौरान हमारी सरकार प्रदेश में लगभग 5.5 लाख युवाओं को प्रदेश सरकार के विभिन्न में समायोजित करने, उन्हें नौकरी देने, सरकारी नौकरी देने में सफल रही है, जिनमें 1,60,000 से अधिक तो केवल पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस बल के अंदर ही हमने नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा किया है। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल में क्या स्थिति थी। जब 2017 में हम लोगों ने सत्ता संभाली थी तो 1.5 लाख से अधिक पद रिक्त थे। पीएससी की 54 से अधिक कंपनियां समाप्त कर दी गई थी। फायर ब्रिगेड के नाम पर विभाग तो था, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जब मैंने एक बार प्रारंभ में इस विभाग को रिव्यू किया था तो मैंने एक ही बात पूछी थी। मैंने कहा अगर किसी गली में आग लग जाए आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा साहब हमारे पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, उस प्रकार के वाहन नहीं है। किसी हाई राइज बिल्डिंग में आग लग जाए तब क्या करेंगे? उनके पास कोई उपाय नहीं था। आज अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हमारा फायर ब्रिगेड भी उसी मजबूती के साथ खड़ा है। पीएससी के सभी 54 बटालियन को पुनर्गठित कर दिया गया है। कुछ नए जनपदों में जो सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील थे, उन जनपदों में पीएससी की नई बटालियन की गठन की कार्रवाई भी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस 1.5 लाख से अधिक पुलिस उन्हें पूरी पारदर्शी तरीके के साथ, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके के साथ उन्हें भर्ती की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके प्रदेश के अंदर पुलिस बल के मनोबल को बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम किए गए। आज मैं कह सकता हूं कि पहली बार हुआ है जब उत्तर प्रदेश पुलिस बल में, जब हम लोग 2017 में आए थे, ट्रेनिंग की क्षमता मात्र 6000 की थी, हम इसको लगभग 3 गुना करने में सफल हुए। आज हम कह सकते हैं, मैं यही पुलिस लाइन लखनऊ में गया था, अचानक मैं दोपहर में गया, मैंने देखा वहां पे पुलिस बैरक को देखने के लिए मैं निकला था।
एक टूटी हुई चारपाई पे पुलिस का एक जवान लेटा हुआ था, ऊपर की छत टूटी हुई थी। तो मैंने कहा क्या इसी में हमारे पुलिस के जवान रहते हैं? किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। हमने कहा जितना भी हो सकता है, अगर पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा रहे हैं तो अवस्थापना सुविधाएं भी होनी चाहिए। हर पुलिस लाइन में, हर थाने में, हर पुलिस चौकी में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए। अच्छे बैरक बनने चाहिए महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए। महिलाओं की संख्या बढ़े, आधी आबादी के अनुरूप उन्हें प्रतिनिधित्व भी मिले। 2017 की तुलना में आज महिला कार्मिकों की संख्या 3 गुनी से अधिक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में है। अपराध की प्रकृति बदली है। पहले अपराध की चुनौती भौगोलिक हुआ करती थी, आज उसकी नई प्रकृति बदली है। विकास के साथ तकनीक से सक्षम युवा उस दिशा में कैसे प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। अपराधी से 10 कदम आगे सोचने की प्रवृत्ति हमारे मन में जब होगी, तब हम उसको अपने नियंत्रण में ले पाएंगे। अगर हम लकीर के फकीर बने रहेंगे तो नहीं प्रभावी कदम उठा पाएंगे। मुझे इस बात चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।